Hello guys and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे क्योंकि हम यहाँ पर जो है आपके लिए लाए हैं एक फ्री 90 डेज रिविजन फॉर योर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम ऑफ फिजिक्स क्लास 12। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो अभी भी टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं निकला है। वी आर ओनली ऑन द डे 10 ऑफ आर 90 डेज रिविजन। सो फाइनली हम लोग जो है वो कौन से दिन पर आ गए हैं, 10 दिन पर आ गए हैं। वी हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर 10 डेज विच इज ऑल्सो अचीवमेंट। ठीक है, अपने आप में ये बहुत अचीवमेंट है। वी आर वन स्टेप क्लोजर टू स्कोरिंग फुल मार्क्स आउट ऑफ 100 in our CBSE board exam, right? So now without wasting any time, let us start with the question number one. तो अभी देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, जो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं अपने 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट? तो अभी हम लोग जो है वो पहले थोड़ा सैम्पल पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे रिविजन के लिए, ठीक है? तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो क्वेश्चंस हमें पता है 100% प्रोबेबल है कि हमारे जो एग्जाम है उसके अंदर आ सकते हैं। तो पहले हम लोग उन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे जो हमें पता है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग 90 डेज तक कंसिस्टेंट रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, उससे क्या होगा, हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एक साथ पॉलिश होने वाले हैं। और मैं स्टार्टिंग से सबको यही बोलती आई हूँ, सिर्फ एक चीज बोलती आई हूँ कि अगर आप रोज कंसिस्टेंट रहोगे, अगर आप रोज अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, तो आप उस बच्चे से तो बहुत ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म करोगे जो बच्चा सिर्फ आपके एग्जाम से जो 4 दिन पहले छुट्टियां मिली हैं उस 4 दिन में पढ़कर जो है वो एग्जाम को दे रहा है, ठीक है? तो यही जो है वो हमें डिफरेंट बनाता है बाकी सब बच्चों से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सैम्पल पेपर का कर रहे थे। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जो है आपको जो आपके एग्जाम के जनरल इंस्ट्रक्शंस है मैंने वो डिस्कस करे थे। आई होप द स्क्रीन इज नॉट वेरी स्मॉल, लेट मी जस्ट, ओके। हमने जो है वो क्या डिस्कस करा था, जनरल इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस किया था। देन हमने ये चीज डिसाइड करी थी कि हम लोग हर सेक्शन के एक दो क्वेश्चंस जो है वो करते जाएंगे, ताकि 4 to 5 डेज में हमारा जो सेक्शन, जो हमारा पूरा का पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है? द गोल इज ऑलवेज टू सॉल्व एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस अ डे, ठीक है? हमें जो है वो एक दिन में जो है वो 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है मिनिमम, दैट इज द मिनिमम, ठीक है? मैक्सिमम जो है हमारी श्रद्धा पे है कि हम मैक्सिमम कितने सॉल्व कर सकते हैं, बट मिनिमम जो है वो हमें कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाना है, 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। स्ट्रैटेजी अगेन यही है, एक क्वेश्चन ए सेक्शन का करेंगे, एक बी का करेंगे, एक सी का करेंगे, एक डी का करेंगे और एक ई सेक्शन का करेंगे। तो उससे साइमल्टेनियसली हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3, 5 एंड 4, सारे के सारे मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो साइमल्टेनियसली हमारे जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। This is the strategy, this is the goal. Fine. So now we are starting with the question number two, and the question number two is, let me read the question number two for you all, क्योंकि मुझे लग रहा है कि स्क्रीन बहुत छोटी है। इसका साइज थोड़ा सा हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओके, या आई थिंक दिस मच इज गुड, राइट? ओके, या आई थिंक दिस इज विजिबल, फाइन। So a conducting wire connects two charge conducting spheres of radii r1 and r2 such that they attain equilibrium with respect to each other. तो हमें दे रखा है कि they have attained equilibrium and the distance of separation between the two spheres is very large as compared to the either of the radii. What is the ratio of the magnitudes of the electric fields at the surfaces of the spheres of radii r1 and r2? वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों है ये क्वेश्चन अच्छा? ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ये जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट कर रहा है, ठीक है? अब जो है वो सीबीएसई का पैटर्न चेंज हो गया है। अब सीबीएसई जो है वो ये नहीं बिलीव करती है कि आपको रट्टे लगा के डेरिवेशन से नंबर लाने हैं, नहीं। नाउ दे वांट टू चेक कि आपकी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इसीलिए एमसीक्यूज को जो है वो ज्यादा इंक्लूड करा गया है आपके पेपर में, पेपर को जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव बना दिया है एज कम्पेयर टू द सब्जेक्टिव, ठीक है, पहले के टाइम से।
तो अब हम लोग देखते हैं, जो बच्चा मुझे डे वन से फॉलो कर रहा है उसको पता है क्या करना है। आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करना है। अब सबको याद हो गया होगा। इसका एडवांटेज ये है कि आपको एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका जो है वो सीखना है इन 90 दिन में। ये 90 दिन में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस को अप्रोच करना सीख रहे हैं कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। अब आई होप सब बच्चे जो है वो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करके आ चुके होंगे, और अब उनके पास जो है कुछ ना कुछ आंसर भी जो है वो डेफिनेटली आया होगा। तो मैं पहले आपको आंसर बता देती हूँ कि आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए। आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन बी, R2/R1। जिस बच्चे का ऑप्शन बी R2/R1 आया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही है, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे इस वक्त पे मुझे लग रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। जो ये यूनिट कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट है। जिस बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको शुरू से बोला है, एक सेपरेट नोटबुक रखो आप, जिसके अंदर जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है उन क्वेश्चंस को पहले आप क्वेश्चन को नोट करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को नोट करो, और उसके साथ के साथ जो है उसको क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखते हैं जल्दी से हमारे पास क्या है। आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2। दोनों को आपने एक वायर से कनेक्ट करा है, ठीक है। और दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। अब सबको पता है कि अगर सपोज इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो दो कंडक्टर्स इक्विलिब्रियम में सिर्फ तब आएंगे जब दोनों के पोटेंशियल्स क्या है, जब दोनों के पोटेंशियल्स जो है वो इक्वल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब किसी भी स्फीयर का अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, KQ1/R1 is equal to KQ2/R2. So this is one result that we will use कि Q1/R1 किसके इक्वल है, Q2/R2 के इक्वल है। Then the second is आपको बताना है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेसिस ऑफ द स्फीयर। तो मुझे पता है कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, E1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका KQ1/R1 स्क्वायर। और क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है E1/E2, तो E2 जो है वो क्या हो जाएगा, KQ2/R2। रेशियो जो है आपकी क्या हो जाने वाली है, रेशियो जो है आपकी वो हो जाएगी KQ2/R2। यहाँ पे आपको इसको डिवाइड करना है, K से K आपका कैंसिल हो रहा है। दिस इज Q1/Q2 इंटू R2/R1 होल स्क्वायर। सब बच्चे यहाँ तक सहमत होने चाहिए, है ना। सिंपल मैथ्स लगा रहे हैं। अब Q1/Q2 की वैल्यू अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन से लिखें, इक्वेशन 1 से, तो वो हो जाएगी आपकी R1/R2। तो Q1/Q2 की जगह हम लोग R1/R2 रखेंगे। यहाँ पे R2/R1 का होल स्क्वायर है, तो ये R1/R2 और एक स्क्वायर की जो पावर है, गलती से हम आगे पहुंच गए, ये जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगी। और जो आपकी E1/E2 की रेशियो है बच्चों, वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी R2/R1। तो यहाँ पे जो E1/E2 की रेशियो है, दैट इज कमिंग आउट R2/R1, विच इज कंप्लीटली करेक्ट, विच इज द ऑप्शन बी। तो जिस जिस बच्चे का ऑप्शन बी जो है वो आया था, दैट इज गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ, अब देखो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हुआ कि इक्विलिब्रियम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल। कुछ लोगों को लगता है, कुछ बच्चों को लगता है कि इक्विलिब्रियम पे चार्जेस बराबर होते हैं, विच इज रॉन्ग। नहीं, आपके पास इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम तभी अचीव होगा जब दो मेटल बॉडीज का पोटेंशियल जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो आपको जो है वो नहीं भूलना। तो देखो इसके अंदर कितनी चीजें, कॉन्सेप्ट यूज हो रही हैं। एक तो पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद पोटेंशियल लिखते कैसे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं एट द सरफेस, उसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 3 to 4 कॉन्सेप्ट जो है वो जो है CBSE चेक कर रही है आपके सिर्फ एक MCQ के अंदर। तो आप ये सोचिए कि हर क्वेश्चन जो है अब कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। हर टॉपिक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप किसी भी टॉपिक को ऐसे ही छोड़ के जो है वो नहीं जा सकते हैं कि हाँ अरे ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अरे ये तो नहीं आएगा, नहीं। आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो कहाँ पर जो है आपका, कहाँ कौन से कॉन्सेप्ट से जो है वो क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है। तो अब एक एक्सर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं जल्दी से। जल्दी से सब बच्चे पॉज करके क्वेश्चन को रीड करेंगे।
फिर उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। आज किसी और कलर का पेन ले लेते हैं हम, है ना, वरना ब्लू और मिक्स हो जाएगा, ब्लू और ब्लू, कल का काम और आज का काम। चलिए जल्दी से रीड करते हैं एजर्शन। इन अ हाइड्रोजन एटम, आपको एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है, देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मेनी लाइंस। बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जो उसका एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत सारी लाइंस को जो है वो शो करता है। बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है ये आंसर, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। एंड उसके बाद आपको बोला गया है कि रीजन आपको दे रखा है एजर्शन का, इन अ गिवन सैंपल ऑफ हाइड्रोजन देयर आर मेनी एटम्स ईच कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, hence many electrons in different atoms may be in different orbits, so many transitions from higher to lower orbits are possible। तो जल्दी से आपको मैंने तरीका समझाया था एजर्शन रीजनिंग को करने का, अब मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करूंगी। आपको सबसे पहले चेक करना है कि एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने चेक करा एजर्शन जो है वो ट्रू है, तो आपका जो आंसर है वो ए, बी या सी में से कुछ हो सकता है। फिर हम लोगों ने रीजन को रीड करा, रीजन आपको दे रखा है कि एक हाइड्रोजन के सैंपल में क्या होता है, हाइड्रोजन में एक ही एटम होता है, बट क्यों, सॉरी, हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट एक अगर मैं हाइड्रोजन का सैंपल लूँ तो उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट ऑर्बिट्स में हो सकते हैं, इसलिए हमें हायर टू लोअर ऑर्बिट्स बहुत सारी ट्रांजिशंस जो है वो देखने को मिलती हैं, विच इज ट्रू। तो द रीजन इज करेक्ट ओवर हियर। तो अगर रीजन करेक्ट है, रीजन ट्रू है, तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब क्या रीजन एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल यही रीजन है, एजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यही रीजन। तो जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है इसका ऑप्शन ए। जिस जिस बच्चे ने पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करा था और उसका आंसर ए लिखा था, वेरी गुड, द आंसर शुड बी ए। एंड सबको याद होना चाहिए ऑप्शन ए का मतलब क्या है, दैट एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब तक तो आपको जो है वो क्या होना चाहिए, एजर्शन रीजनिंग के जो आपके क्या है ऑप्शंस है वो आपको लर्न हो जाने चाहिए, है ना। ये मैंने आपको एक बहुत 2 दिन लगातार एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस पे मेहनत करके मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस को जो है आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आई होप उससे आपको बहुत बेनिफिट मिला हो, है ना। एजर तो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वो एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस की जो प्ले डे है वो आपको मिल जाएगा वहां से कि किस दिन में हमने जो है वो प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चंस जो है वो 1-1 मार्क्स के प्रैक्टिस करे हैं अभी, एक हमने नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करा और एक हमने जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा आपका एजर्शन रीजनिंग का। और यही हमें करते जाना है, हर तरह के एक एक क्वेश्चन को जो है वो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एकदम टॉप नॉच रहे। हमारे जो है वो फुल मार्क्स लाने की जो हमने ठान रखी है ना, वो हमारे फुल मार्क्स जो है हम इजीली से जो है इजीली स्कोर हम कर पाए, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 18 वी विल बी डूइंग द फर्स्ट पार्ट टुडे एंड द सेकंड पार्ट वी विल बी डूइंग टुमारो, फाइन। So a beam of light consisting of two wavelengths, 4000 angstrom and 6000 angstrom, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment, ठीक है। तो हमारे को यंग्स डबल स्लिट स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो है वो क्वेश्चन दे रखा है। एंड आपको उसने बोल रखा है कि हमने 2 वेवलेंथ यूज करी है, एक वेवलेंथ हमने यूज करी है 4000 एंगस्ट्रॉम, एक हमने यूज करी है 6000 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द डार्क फ्रिंज इज ऑब्टेन। तो आपको बताना है कहाँ पर जो है वो आपकी डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, किस लीस्ट डिस्टेंस पे जो है वो आपको क्या मिलने वाली है, डार्क फ्रिंज जो है वो मिलने वाली है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, जल्दी से सब बच्चे इस वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार खुद से जो है वो जरूर ट्राई करके देखेंगे। मैंने कहा जब तक आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई करना नहीं सीखोगे तब तक इन वीडियोस का जो है कोई आपको एडवांटेज जो है वो नहीं मिलने वाला, ठीक है। स्टार्ट करिए सब बच्चे, कोशिश करिए, जरूर होगा आप सबसे। आई होप सब बच्चे जो हैं उस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को जो है वो क्या करें, ट्राई करके आ गए होंगे। तो मैं आपको पहले इसका आंसर बता देती हूँ ताकि आप चेक कर पाओ कि क्या आपका आंसर यही आ रहा है। तो इसका आंसर जो है वो आपका आना चाहिए 6 × 10⁻⁵ अगर आपका यही आंसर आया है तो इसका मतलब बहुत बढ़िया, आपको जो है ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर है।
अगर नहीं क्लियर है तो अभी जो है साथ के साथ जो है इसको समझ लो, ठीक है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। इसके अंदर आपको एक वेवलेंथ दे रखी है लाइट की 4000 एंगस्ट्रॉम, और एक वेवलेंथ आपको दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। फाइन। तो हम जल्दी से देखते हैं कि जो हमारी पहली डार्क फ्रिंज है, जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा at which a dark fringe is obtained, at which a dark fringe is obtained। ये मैं पूरा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप जो है साथ साथ अपनी नोटबुक में इसको आराम से जो है वो लिख सको। कितने पे मिल रहा है हमें? n+12 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। इतने पे हमें जो है वो क्या मिल रहा है? इतने पे जो है हमें जो है वो डार्क फ्रिंज जो है मिल जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से एक बार लैम्डा 1 के लिए जो है सबसे देखते हैं, सबसे फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो है वो हमें कहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो जो पहली डार्क फ्रिंज है लैम्डा 1 के लिए वो हो जाएगी हमारी हाफ। जो वेवलेंथ कितनी है हमारी? 4000 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10। बट हमें कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू जो है वो नहीं दे रखी है। तो ये आ गया हमारे पास 2 × 10⁻⁻7 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा 2 के लिए लिखेंगे। लैम्डा 2 के लिए जो हमारी फर्स्ट डार्क फ्रिंज है वो कहाँ पे मिलेगी? यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1 पुट करनी है, राइट। तो ये हो जाएगी हाफ, हाफ लैम्डा क्या है? 6000 एंगस्ट्रॉम इंटू 10⁻⁻10 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 10⁻⁻7 डी बाय स्मॉल डी। ये आने वाला है हमारे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे पता है कि जो हमें डार्क फ्रिंज मिलने वाली है, वो डार्क फ्रिंज हमें मिलने वाली है जहां पे जो लैम्डा 1 का डार्क है और जो लैम्डा 2 का डार्क है वो क्या करे, वो कोइंसाइड करे। जहां पर दोनों का डार्क फ्रिंज इकट्ठे मिल रहा है वहीं पर हमें क्या मिलेगी? एक प्रॉपर डार्क फ्रिंज मिलेगी दोनों की, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों डिस्टेंसेस का जो हमने यहाँ पे D1 और जो D2 निकाला है इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। फाइन। तो कितनी दूर जो है हमें जो अपनी फर्स्ट मिनिमा मिलेगा, वो हमें मिलेगा एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 पे। और वो क्या होने वाला है? वो होने वाला है 2 × 3 × 10⁻⁻7 डी बाई स्मॉल डी, विच इज 6 × 10⁻⁻7 डी बाई स्मॉल डी। तो मैंने जो आंसर लिखा है आपका फाइनल आंसर, वो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के टर्म्स में नहीं लिखा है। हेयर आई एम टेकिंग की जो कैपिटल टी बाय स्मॉल डी है दैट इज 1/10⁻²। ये है आपके पास, ठीक है। तो जब आप कैपिटल डी बाय स्मॉल डी को 1/10⁻² पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 6 × 10⁻। हाँ नहीं नहीं, हमने क्या पुट करा है, हमने यहाँ पर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी को पुट करा है 10⁻⁻², ये पुट करा है हमने। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 6 × 10⁻⁵मीटर्स, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर आएगा। अब क्योंकि हमें कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, तो हम अपना आंसर जो है वो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ रहा है, 6 × 10⁻⁻7 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। और अगर कैपिटल डी बाय स्मॉल डी की वैल्यू आपको दे रखी होती तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल के जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू से जो है मैच कर सकते थे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आई होप सबको समझ आया हो कैसे करना है हमें ये क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 18 हमने जो कराया आज, आई होप ये 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो सबको क्लियर हो कि एक्चुअल में हमने ये 6 × 10⁻⁵ मीटर क्यों लिखा। क्योंकि मैंने जहां से आपको सॉल्यूशन बताया था इस क्वेश्चन का कि क्या आंसर आना चाहिए, वहां पे उन्होंने खुद से ये चीज जो है वो मानी है कि डी बाई कैपिटल डी की वैल्यू इज 1/10⁻² एंड इट विल बी यूनिटलेस, है ना, ऑब्वियसली इट विल बी यूनिटलेस।
तो ये जो है वो उन्होंने खुद जो है वो मानी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हाँ जी, तो अब हम लोग चलते हैं और आगे। ओके, so now we are moving to the next section, which is सेक्शन सी, ठीक है। तो सेक्शन सी का एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग क्या कर चुके थे डिस्कस। अब हम लोग एक बारी इस वाले क्वेश्चन को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा किसके लिए है, विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमें तो प्रैक्टिस करने से मतलब है, राइट। तो इसी का ही जो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चन आया था, विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी इंटू डीसी। कौन सा ऐसा डिवाइस है जो एसी से डीसी जो है वो बनाता है। आपको उसका प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है और उसकी वर्किंग को जो है वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है कि विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, इट इज रेक्टिफायर। आप रेक्टिफायर को जो है वो यूज करते हो कन्वर्ट करने के लिए। फिर आपको रेक्टिफायर का प्रिंसिपल बताना है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है रेक्टिफायर का, दैट इज दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करंट बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट सिग्नल एंड डायोड्स आर यूज टू डू दिस, ठीक है। तो रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है, आप डायोड्स को यूज करते हो और आप डायोड्स को यूज कर कर क्या कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो करंट की by changing the frequency of the signal, fine, of the signal, fine. So this is your प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर। फिर आपको इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, आपको इसकी वर्किंग बतानी है, ठीक है। तो इसकी वर्किंग जो है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। बस क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए ये क्वेश्चन इसलिए ऐड करा गया क्योंकि हमारे को जो क्वेश्चन दे रखा था वो हमें फिगर देख कर आइडेंटिफाई करना था। बट क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड जो है उनके पास मतलब वो फिगर्स का कुछ ऑब्वियसली बात है, फिगर्स जो है वो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए उनके लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन को डाल दिया गया कि आपको बताना है कि एसी को आप डीसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको उसका प्रिंसिपल बताना है और वर्किंग बतानी है। और आपसे पूछा गया है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट एसी डिवाइस इज 60 हर्ट्ज, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, अब हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक रेक्टिफायर के अंदर जो है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो सेम रहती है जो आउटपुट की है। अगर आपकी इनपुट की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो हाफ वेव रेक्टिफायर की वही फ्रीक्वेंसी रहेगी जो पहले इनपुट की थी, तो वो हो जाएगी 60 हर्ट्ज। बट अगर आप एक फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हो, तो ये बात सब बच्चे नोट करके रख लेंगे कहीं पे कि अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर ले रहे हो तो उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाती है डबल। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 120 हर्ट्ज अगर आप एक फुल वेव रेक्टिफायर को यूज करते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू भी आ सकता है आपके पास। एसर्शन रीजनिंग में भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ठीक है। सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी तरह सिर्फ ऐसे 3 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आ सकता है। हर कॉन्सेप्ट जो है वो हर तरीके से जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है वो 1 नंबर में ना आए, 2 नंबर में आ जाए, 2 में ना आए, 3 में आ जाए, ठीक है। अब सेक्शन डी में हमने मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस किया था, अगर सब बच्चों को याद हो। अब जो है हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 30, विच इज बेस्ड ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा पैराग्राफ पढ़ना जो है इट इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जो है ऑलरेडी इसमें से जो है वो काफी चीजें जो है वो पता है। जल्दी से हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ऑल दी क्वेश्चंस आर योर एमसीक्यू बेस्ड इसके अंदर केस में। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट प्लेट करंट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द एनोड पोटेंशियल। तो आप करंट को जो है वो एनोड पोटेंशियल के साथ जो है वो प्लॉट कर रहे हो इसके अंदर। और आपसे जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, जल्दी से इसको रीड करेंगे सब बच्चे पॉज करके और ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। टेक योर टाइम, पॉज करो वीडियो को, आराम से क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। ओके, सो पहला ऑप्शन जो है दैट इज ए एंड बी विल हैव द सेम इंटेंसिटीज while बी एंड सी विल हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है।
तो आप हमें पता है कि जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है कि कितना करंट है, कितना सैचुरेशन करंट है। तो करंट जो सैचुरेशन है वो ए का कम है और बी और सी का जो है वो बराबर है। तो जो ऑप्शन ए है दैट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, सी और बी की सेम होनी चाहिए। तो बी एंड सी विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। बी एंड सी शुड हैव इक्वल इंटेंसिटीज। तो वो ऑप्शन जो है सिर्फ बी का करेक्ट है, दैट बी एंड सी की जो है इंटेंसिटीज वो क्या होनी चाहिए, बराबर। जो इंटेंसिटी है, सब बच्चे इसको नोट कर लो, इंटेंसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक करंट दैट डिपेंड्स, intensity depends on the current and not on the फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटेंसिटी जो है वो क्या है, करंट पे जो है आपकी डिपेंडेंट है। अगर सैचुरेशन करंट बराबर है इसका मतलब इंटेंसिटी जो है वो क्या है, बराबर है। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ जिंक व्हेन अ जिंक प्लेट इज हीटेड, हैमर्ड, इरेडिकेटेड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट और सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। तो हमें पता ही है कि आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कब देखने को मिलेंगे, जब आप उसको अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेडिएट करोगे। वेरी इजी क्वेश्चन येट इम्पोर्टेंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पार्ट देखते हैं। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ वेवलेंथ ऑफ 500 नैनोमीटर। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। सच अ इजी क्वेश्चन, इतना ज्यादा आपका इजी क्वेश्चन जो है वो ये है। आपको वर्क फंक्शन बताना है, वर्क फंक्शन आपको निकालना भी जूल्स में ही है सिर्फ। मुझे पता है अगर वेवलेंथ उसकी जो है थ्रेशोल्ड, आपकी फ्रीक्वेंसी जो है सोडियम की वो 500 नैनोमीटर है, तो हम वर्क जो है वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, एच सी बाय लैम्डा से निकालेंगे। तो हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 500 एंड नैनोमीटर इज 10 रेज टू पावर -9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको जो आंसर मिलेगा that will be approximately 4 into 10 raised to power -19 joules. So this is your homework। ठीक है, आपको जो है कैलकुलेशन खुद से करके देखनी है। कैलकुलेशंस खुद से क्यों करनी है, कैलकुलेटर से क्यों नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है पेपर में हमें कैलकुलेटर जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो क्यों ना हम अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करें कि हमारी जो कैलकुलेशंस की स्पीड हो वो बहुत फास्ट हो, है ना। अगर हम कैलकुलेशन में ही कोई गड़बड़ कर देंगे तो हमारे एक नंबर तो यही लूज हो गए। सो वी हैव टू बी वेरी cautious, we have to be extra cautious while doing our calculations। और वो सिर्फ तब होगा जब आपको कैलकुलेशंस की जो है वो प्रैक्टिस होगी। ठीक है, वहां पे आप जाके मुश्किल मुश्किल कैलकुलेशंस को देखकर घबरा ना जाओ कि अरे भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको छोड़ देता हूँ, तुक्का मार देता हूँ, नहीं, चला गया वो टाइम। ठीक है, अब हमें जो है वो क्या स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। तो हमारी तैयारी का लेवल भी जो है वो 100 आउट ऑफ 100 का होना ही चाहिए। ठीक है, the fourth question, the most important sorry, the fourth question is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photons of energy 6 electron volt fall on it is 4 electron volt. You have to tell what is the stopping potential। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका वो होता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, उस सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए मुझे कितना पोटेंशियल लगाना है। सो दैट विल बी, कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो मेरा होगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो होगा आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ई। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है आपकी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप इसको ई से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बचेगा दैट इज 4 वोल्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर। जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, 4 वोल्ट है। द लास्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ द और पार्ट, इसी का और पार्ट देख लेते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। सो द करेक्ट आंसर, सब बच्चों को ये तो अब पता चल ही गया होगा कि जो मिनिमम एनर्जी आपको चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को एक सब्सटेंस से रिमूव करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है,
तो अब हमने लास्ट क्लास में एक केस स्टडी क्वेश्चन किया था, अब हमने आज एक केस स्टडी क्वेश्चन कर लिया। तो सैंपल पेपर का जो सेक्शन डी है वो हम लोग जो है पूरा डिस्कस कर चुके हैं, और बहुत ही इजी सेक्शन डी जो है वो इस बार इस सैंपल पेपर के अंदर जो है वो दिया है, ठीक है। सो लेट्स क्विकली मूव टू द सेक्शन ई। सेक्शन ई की तरफ चलते हैं हम लोग। इसका हमने ये नॉन ओमिक डिवाइसेस वाला क्वेश्चन जो है वो क्या करा था, डिस्कस करा था। आज जो है हम क्या करने वाले हैं, ये सेकेंड पार्ट को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये सेकेंड पार्ट है उसका पहला पार्ट इज यूजिंग किरचॉफ्स लॉ ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ द बैलेंस स्टेट इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आपको किरचॉफ्स लॉज का यूज करना है और क्या करना है, बैलेंस स्टेट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की उसको जो है आपको डिराइव करके दिखाना है। तो हमें पता है कि जो बैलेंस स्टेट होती है वो कब आती है एक व्हीटस्टोन ब्रिज की, जब P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस होता है। तो आपको ये जो है वो डिराइव करके दिखाना है। एंड द सेकेंड पार्ट यू हैव टू डू इज a wire of uniform cross section and resistance of 12 ohm is bent in the shape of a circle. A resistance of 10 ohms is connected diametrically opposite ends C and D. A battery of EMF 8 volt is connected between capital A and capital B. You have to determine the current which is flowing through AD. तो जो करंट आपका AD से फ्लो कर रहा है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एक बार ये डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं। ये हमारा जो है वो डायग्राम है। इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इसके बी पार्ट को। अगेन ए पार्ट तो आपको जो है वो डेरिवेशन करनी है ना। डेरिवेशन हम लोग जो है, आप मुझे लगता है अगर आपके पास जो है डेरिवेशन अवेलेबल है तो आप वही वाली लर्न करो। बट अगर आप कंफ्यूज, जो आपको नहीं समझ आ रहा कि हमें कैसी डेरिवेशन जो वो है लर्न करनी है, तो हम लोग जल्दी से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसकी डेरिवेशन जो है वो देख लेंगे, ठीक है। कि आप किरचॉफ लॉ से कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आपको प्रॉपरली स्टेप्स के साथ जो है मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगी इस डेरिवेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही है इस डेरिवेशन में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि मैम ये वाली डेरिवेशन जो है प्लीज इसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेटेड एक वीडियो बनाई जाए, ताकि हमें जो है वो अच्छे से समझ आ जाए कि इस क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या चलते हैं, बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट को सॉल्व करने का एक मेथड है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। किस तरीके से बना सकते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट, अभी देखने में जो है ये सर्किट थोड़ा सा डरावना लग रहा है, बट अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा। इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट जो है वो सी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम सी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं अपना बी पॉइंट, और यहाँ हम लोग जो है वो ले लेते हैं अपना डी पॉइंट, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो आपकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है 12 ओम, उसको आपने जो है कनेक्ट कर रखा है एक सर्कल फॉर्म में, ठीक है। तो अब ये जो 12 ओम की आपकी रेजिस्टेंस है इसके अंदर मुझे पता है कि ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है और ये एंगल भी 60 डिग्री दे रखा है। तो अगर ये पूरा 180 डिग्री एंगल है तो ये वाला एंगल कितना होने वाला है, ये वाला एंगल आपका होने वाला है 180 माइनस 60 विच इज 120 डिग्री। और ये एंगल भी आपका होने वाला है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। एक बार दोबारा से रीड्रॉ कर देती हूँ मैं आपके लिए ये फिगर अच्छे से। तो अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 120 डिग्री है, और ये वाला एंगल भी 120 डिग्री है, ठीक है। अब अब आपको आपने देखा कि आपके पास जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस 12 ओम की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि 12 ओम की जो रेजिस्टेंस है उसको मैं बोल लूं कि अगर 60 डिग्री के मैं देखूं एंगल्स, तो एक दो तीन चार पाँच छः, छह एंगल्स हैं आपके पास 60 डिग्री के। तो अगर मैं 12 ओम को 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12 ओम। तो यानी कि 2 ओम, ओ 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 2 ओम। यानी कि ए से डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, बी से बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, ए से सी के बीच में तो 120 डिग्री का एंगल है, डबल है 60 डिग्री से। तो यहाँ रेजिस्टेंस होने वाली है 4 ओम, और सी और बी के बीच में रेजिस्टेंस होने वाली है 4 ओम, ठीक है। तो अगर हम टोटल करें 4 + 4 8 9 10 11 12, तो हमारे पूरे जो है वो 12 ओम हमने जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो ए से सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है हमारे पास वो है 4 ओम, सी से बी के बीच में भी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है 4 ओम,
ए से डी के बीच में जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, और डी से बी के बीच में जो आपकी रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, और सी से डी के बीच में आपको जो है रेजिस्टेंस दे रखी है 10 ओम, और आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और ये बैटरी का जो पोटेंशियल है मैम वो है हमारा 8 वोल्ट। ठीक है, 8 वोल्ट आपको जो है दे रखा है। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है इट इज लाइक अ व्हीट स्टोन ब्रिज, राइट। ये क्या है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम है। और मुझे दिख रहा है इसके अंदर कि व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर P बाई क्यू की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये हमारा P हो गया, ये आपका Q हो गया, ये आपका R हो गया, और ये आपका S हो गया। तो P बाई क्यू हमारा आ रहा है 4/2 विच इज इक्वल टू 2, और R बाई एस हमारा आ रहा है 4/2 इज इक्वल टू 2। तो P बाई Q इज इक्वल टू R बाई एस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। और जब आपकी कंडीशन बैलेंस है, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, आप इस 10 ओम के रेजिस्टेंस को जो है वो निग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने इसको जो है क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। अब जो क्वेश्चन बचा है आपका वो बचा है सिर्फ इतना कि आपको बताना है इस आर्म एडी के अंदर कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो जल्दी से देख लेते हैं, इसके अंदर हमें पता है कि जो टोटल पोटेंशियल है वो कितना है, 8 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल करंट जो है वो फाइंड करना है, उसके लिए मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस ब्रांच को ब्रांच 1 बोल दूं और इस ब्रांच को ब्रांच 2 बोल दूं, तो मुझे पता है कि जो ब्रांच 1 है उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है 4+4, क्योंकि रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है। ब्रांच 2 की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आने वाली है वो है 4 ओम विच इज 2 ओम+2 ओम। ठीक है, अब ये 8 ओम का रेजिस्टेंस और 4 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है। तो जल्दी से निकाल देते हैं, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आने वाली है। सो 8 into 4 डिवाइडेड बाई 8+4, 8+4 इज 12। तो हमारी जो आने वाली है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो आ गई है 8/3 ओम। तो करंट जो है वो आपका आ जाएगा टोटल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, टोटल करंट कितना आ रहा है आपके पास, 3 एम्पियर। तो जो ये टोटल करंट जा रहा है वो जा रहा है आपका 3 एम्पियर, और वो डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेस के बीच में, एक जा रहा है वो ब्रांच 1 में, एक जा रहा है वो ब्रांच 2 में, राइट। तो अब मुझे पता है कि जो ब्रांच 2 है इसके अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 8 वोल्ट है। तो अगर मुझे करंट निकालना है ब्रांच 2 के अंदर, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा V/R। V हमारा है 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस जो है आपकी टोटल सेकंड ब्रांच की वो है 4। तो यहाँ से जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो कितना फ्लो कर रहा है, 2 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब जो आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द आर्म एडी, दैट इज 2 एम्पियर। वो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 एम्पियर आ रहा है। तो जल्दी से चेक कर लेते हैं हमारा आंसर। यस, बिल्कुल सही, हमारा जो आंसर आ रहा है 2 एम्पियर, दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। वो आपका जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको आज का जो होमवर्क मैंने दिया है बस इतना दिया है कि using the Kirchhoff's law, you have to obtain the equation of the balanced state in the Wheatstone bridge। ठीक है, ये जो है आपका होमवर्क है। आई होप सबको जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने डिस्कस कर रहे हैं वो अच्छे से जो है वो क्लियर हो गए हो, अच्छे से जो है वो समझ गए हो सब बच्चे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी भी तरीके के क्वेश्चन में। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो आई एम हेयर फॉर यू, और यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन जो है वो बहुत मजा आया हो आज के सेशन में, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, एंड आप सबको सॉल्व करवाने में, आप सबको मोटिवेटेड रखने में। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी हो, अच्छी बहुत अच्छी जैसी भी लगी हो, जल्दी से लाइक कर देना, कमेंट करके अपने व्यूज बताना। कुछ चेंजेस चाहिए आपको वीडियोस में, आप चाहते हो मैं कुछ अलग तरह के क्वेश्चन जो है वो इंट्रोड्यूस करूँ इन वीडियोस में, कुछ भी आपके पास आइडिया है कि मैम आप इस आइडिया को फॉलो करो, हम अगर आप इस आइडिया को के ऊपर चलोगे तो हम लोग जो है और ज्यादा मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो उस तरह का अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझे बता सकते हो। ठीक है, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है, प्रेस नहीं करा, तो बेल आइकन प्रेस कर लो। वाई, क्योंकि उससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसी टाइम जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि हाँ, और उससे आपको बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि अरे हाँ, मेरी जो है एक वीडियो जो है रखी है जो मुझे आज रिवाइज करके ही सोना है। ठीक है, तो हमारे अंदर इतनी आग जरूर होनी चाहिए कि हमने जो काम सोचा है आज करना है वो हम वही हम खत्म करके जो है वो करेंगे। ठीक है, अगर
अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तबीयत खराब है, कुछ बहुत ही अर्जेंट वर्क है, दैट इज अ डिफरेंट इशू, ठीक है, क्योंकि कई बार मैम भी जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाती है, मैम भी कहती है कि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, ऐसा है वैसा है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, वी जस्ट हैव टू स्टे मोटिवेटेड, आई एम हियर फॉर यू ऑल, यू ऑल आर हियर फॉर मी, यू कीप मोटिवेटिंग मी। मेरे को आपके मैसेजेस जब आते हैं कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, अगली वीडियो प्लीज अपलोड कर दो, तो मुझे भी लगता है कि हाँ ठीक है, मैं जो इनपुट्स डाल रही हूँ वो आपको कहीं ना कहीं जो है वो बेनिफिट करें, ठीक है। तो इट मेक्स माई हार्ट स्माइल, इट मेक्स मी हैप्पी जब आप लोगों को मैं देखती हूँ कि आप लोग सीरियसली जो है इन वीडियोस को जो है फॉलो कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस 90 डेज रिविजन को बाय हार्ट फॉलो कर लेते हो ना, आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने से ना तो कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, और मेरे पास कमेंट बॉक्स भरा होना चाहिए कि हाँ मैम, मैंने आपकी सीरीज को फॉलो किया था, एंड ट्रस्ट मी द रिजल्ट्स हैव शोन, ठीक है, हमने जो है वो रिजल्ट में दिखा दिया कि हाँ, अगर हम 90 डेज तक कंसिस्टेंट रहेंगे, सो वी कैन डू वंडर्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। पता है ना कि बूंद बूंद से जो है वो क्या होता है, बूंद बूंद से जो है हमारा एक तो घड़ा भरता है, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। बट अगर हमारे पास कोई पत्थर है और उसके ऊपर आप बूंद को गिरा रहे हो, बार बारी एक एक बूंद गिर रही है, तो वो पत्थर भी जो है वो क्या होने लग जाता है, वहां से टूटने लग जाता है, ठीक है। तो चाहे जितना भी मुश्किल हो हमारे लिए, कोई बात नहीं, हम लोग जो है रोज मेहनत करेंगे, रोज कंसिस्टेंट रहेंगे, और हम जो है क्या करेंगे, हम लोग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो ला कर ही रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेट टॉक हो गई लास्ट मोमेंट पे, राइट, लंबी हो गई होगी वीडियो इस चक्कर में, घबराना मत, कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय टिल देन गाइस, बाय बाय, हैव फन, कीप स्टडिंग, कीप मिसिंग, बाय बाय।